हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टेस्ट नंबर 11 देख रहे हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 11 है। इससे पहले आपको 1 to 10 सेट करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। अभी टोटल 3 तरह के पब्लिकेशन का बुक का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आज के इस क्लास में भी आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखना है जीके जीएस से। बाद बाकी जो आपका 75 क्वेश्चन बचता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैथ्स का भी क्लास बहुत जल्द आएगा। मैथ्स का क्लास आएगा, जो भी आप प्रैक्टिस शीट देख रहे हो, इसका जो भी 75 क्वेश्चन बचता है मैथ्स और रीजनिंग का, इसे तो सॉल्व करना ही है। साथ ही साथ अगर कोई मैथ्स का अच्छा खासा बुक आएगा मार्केट में, तो आपको उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा विद पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अभी ही आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए और सॉल्यूशन करना हो, तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। पता नहीं क्यों, बट टेलीग्राम को ज्वाइन करने में काफ़ी सारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो आप यहाँ से टेलीग्राम का भी लिंक ले लीजिएगा। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप मैसेज करिएगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा 9576843550। अगर आप में से कोई टेलीग्राम यूज नहीं करते हो, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और व्हाट्सएप पे भी आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। बट पीडीएफ आपको मिलेगा, इस बात का भरोसा रखिएगा। कल के क्लास में आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था कि क्या क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्या इसे शॉर्ट करना चाहिए। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने अपना जो भी व्यू था वो बताया। तो देखिए, क्लास को ज़्यादा शॉर्ट अभी नहीं किया जा रहा है। अगर आप में से किसी का तैयारी पहले से अच्छे से हो चुका हो, तो समझिए इस बात को। आप ही के जैसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनका की तैयारी अभी अच्छे से नहीं हुआ है और वे अच्छे से डिस्कशन चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अभी डीप डिस्कशन बताया जा रहा है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस पे, जैसे अभी आप ये क्वेश्चन देखने वाले हो, अगर इस पे आपको कमांड हो, तो आप आराम से इस क्लास का जो स्पीड है उसे आप थोड़ा सा 1.25 या फिर 1.50 स्पीड करके आप देख सकते हो। तो आप इस चीज़ को देखकर मैनेज कर लीजिए। और जो नए लोग हैं वो आराम से क्लास को देखिएगा, समझिएगा, डिस्कशन को भी समझिए, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ज़रूरी नहीं है कि हूबहू क्वेश्चन आए। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात पूछा जाता है, इसीलिए आप अच्छे से क्लास को देखिए, समझिए, पीडीएफ लेके भी आप पढ़ सकते हैं। बीएसएससी के लिए आपको जो भी मटेरियल चाहिए, यकीन मानिएगा एबीसी एकेडमी यानी कि आपको इस चैनल पर सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप बने रहिए। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, बताना है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया था। तो देखिए यहाँ पे ना, राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धार्मिकीकरण और विकेंद्रीकरण, इन तीनों बातों पर गांधी जी के द्वारा जोर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आइए नंबर सेकंड देखते हैं। भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद किसमें दिया हुआ है, बताइए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका ना ए है, अनुच्छेद 1 के क में दिया हुआ है। इसमें वाक स्वतंत्रता के तहत ही कहिए, प्रेस का जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, 19 का 1 का ही जो ख नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, ख में ना शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं पे भी किसी भी तरह का सभा मतलब आयोजन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? 19 के ख में। 19 का नंबर 1 ए का जो मतलब ग है, इसमें ना संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। और 19 के 1 के घ में भारत में आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, इसके लिए आपको आज़ादी है, मतलब कोई रोक टोक इस पर नहीं है। ये 19 के घ में दिया हुआ है। बताना है कि अकबर ने कब जजिया कर की समाप्ति की थी। नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1564 ईस्वी में ना जजिया कर जो था ना, गैर मुसलमान से लिया जाने वाला, मतलब कहिए कि उसके मतलब सुरक्षा के नाम पर लिया जाता था, और अकबर ने इसको ख़त्म कर दिया था। कब? 1564 ईस्वी में। फिर क्या हुआ कि 1600, ध्यान रखेंगे, 1689 ईस्वी यानी कि 1679 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया था। अगर पूछे किसने, तो औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया था, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे, देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मण से भी लिया था। तो ये सवाल आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले सुल्तान का मतलब नाम बताइए, तो फिरोज शाह तुगलक आपको बताना है। और अगर आपसे पूछे कि जजिया कर को फाइनली किसने ख़त्म कर दिया, यह पूछेगा जजिया कर को फाइनली किसने ख़त्म किया, तो मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला के ही टाइम पीरियड में जजिया कर को फाइनली ख़त्म कर दिया गया था। नंबर 4 है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ना सी हो जाएगा, शाक के राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध शाक के कुल से थे। अब देखिए,
यहाँ पे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी इन दो के बारे में एक कन्फ्यूजन वाला बात है। जिनको पता हो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछता है ना महात्मा बुद्ध का जन्म बताइए कब हुआ था, तो आपको 563 ईसा पूर्व नाम ईस्वी जो है ये आपको ध्यान रख लेना है। 563 महात्मा बुद्ध जो है 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल के पास का एक लुम्बिनी नामक जगह था। अगर आपसे पूछेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था बताइए, तो देखिए महावीर स्वामी का 540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में ध्यान रखना है। कुंडग्राम जो कि वैशाली के पास में है, यहाँ पे महावीर स्वामी का हुआ था और महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में। अभी आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देख के लग रहा होगा कितना ज़्यादा इजी है, बट यकीन मानिए एग्जामिनेशन हॉल में यह जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन करता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नंबर 5 है हिस्टोरिका के लेखक कौन है। नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका लिखा गया था, ये पुस्तक है, ठीक है। और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, ये जो मेगास्थनीज है इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम इंडिका, आप ध्यान रखेंगे। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, कब, सल्तनत काल में। ईरानी पद्धति जिसका नाम सिजदा कहिए या फिर सजदा कहिए, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए बलवन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा बलवन ने, ये जो सिजदा है ना ये ईरान का एक प्रथा था, ईरानी प्रथा इसे आप कहते हैं। और एक तो सिजदा और दूसरा एक पाबोश नाम ध्यान रख लेंगे, यह दोनों इसके ही द्वारा, किसके द्वारा, बलवन के द्वारा सिजदा और पाबोश को लागू किया गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था ना कि दरबार में जो आते थे उनको अपना सिर झुकाना होता था, फिर घुटने के बल पे आप बैठ के सुल्तान जो रहते थे उनको, यानी कि बलवन के लिए था, उनके पैर को, चरण को चूमना, मतलब कहिए कि कंपलसरी कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने सांकेतिक सिक्का चलाया था। अगर पूछेगा सांकेतिक सिक्का चलाने का श्रेय तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। और आपको ऑप्शन नंबर बी देखेंगे रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे आपका इल्तुतमिश दिया हुआ, इल्तुतमिश प्रथम शासक थे जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित टंका और जीतल का सिक्का चलाया था। पूछेगा आपसे टॉप पे अनुस्वार की मात्रा होता है टंका, ठीक है, और आपका है जीतल। पूछिए कि टंका और जीतल का ये जो मुद्रा था, ये सांकेतिक मुद्रा, ये किसने चलाया था सबसे पहले, तो इल्तुतमिश के द्वारा ये चलाया गया था। नंबर 8 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा में जो हुआ था ना वर्ष 1938, और जो त्रिपुरी एक अधिवेशन था जो कि आपका वर्ष 1939 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है नागपुर, तो नागपुर में ना वर्ष 1891 ईस्वी में, ठीक है, नागपुर में वर्ष 1891 में हुआ था, जिसमें कि आनंद चार्लू नाम आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा ये कहिए कि अध्यक्षता किया गया था, आनंद चार्लू, ठीक है। फिर आपका लाहौर जो है ये वर्ष 1929 में लाहौर वाला हुआ था, जिसमें कि ये जो जवाहरलाल नेहरू थे इनके द्वारा ये अधिवेशन मतलब किया गया था, अध्यक्षता किया गया था। दिल्ली वाला हुआ था वर्ष 1918 ईस्वी में, और मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया था। नंबर 9 है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएगा उपभू। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, उपभू और एक है अपभू, जैसे आपका यहाँ पे है ना ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है कि चंद्रमा का पृथ्वी के निकट होना मतलब पास में होना ना उपभू कहा जाता है, और जब दूर होता है तो उसे आप अपभू कहते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास में हो तो उपभू कहते हैं, और जब दूर में हो तो अपभू कहा जाता है। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है, नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 11 है समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनसीसी के द्वारा चालू किया गया। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है ना, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 का ऑप्शन नंबर आपका ना डी हो जाएगा। वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि 1945 में जो ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है।
आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो था गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपसे पूछेगा तो वर्ष 1961 में हुआ था, और सार्क की स्थापना पूछे तो 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। नंबर 12, नंबर 13 देखते हैं। बताइए कि अक्षांश का तात्पर्य है, मतलब अक्षांश के बारे में आपको बताना है कि क्या समझते हैं। तो देखिए अक्षांश का मतलब क्या होता है ना, ऑप्शन नंबर डी, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को आप क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे। समांतर जो आप देखिए ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में जो खींचा गया रेखा होता है ना, उसे आप क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अक्षांश रेखा आप कहते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, अक्षांश रेखा अगर पूछे ना कि पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची जाती है, तो आपको बताना है कि अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। बताइए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि आप इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसी की वजह से क्या होता है, सूर्योदय होता है। पता होना चाहिए आपको कि दो अक्षांश रेखा के बीच में अगर पूछे ना कि कितना डिस्टेंस होता है, तो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। बताइए कि कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था, नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। ठीक है, देखिए इनके द्वारा एक नारा दिया गया था जो काफ़ी फेमस है, जो कि है विश्व का जो मजदूर है ना, वो सारे एक हो जाओ, तुम्हारे पास मतलब खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा संसार यहाँ पे है। कार्ल मार्क्स का ही ये कथन है, जो कि जर्मनी के थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई, नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष पूछे तो जवाहरलाल नेहरू थे, और ये कांग्रेस की ओर से पहली बार पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को यहाँ पे पास कर दिया गया था वर्ष 1929 लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। नंबर 17 है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताइए क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, ऑप्शन नंबर देखिए, शिक्षित जनता होना चाहिए, आर्थिक समानता और नागरिक का जो स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक, मतलब कहिए कि ये सारे कंडीशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर है। बताइए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था, नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, रूसो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक दो बात आप समझ लीजिएगा, जैसे आपका एक है पॉलिटिक्स पुस्तक, ये अरस्तू के द्वारा लिखा गया है, पूछ सकता है ना आपसे, तो ध्यान रखिएगा अरस्तू ने क्या लिखा है, पॉलिटिक्स लिखा है। ओडेसी और इलियड ये होमर के द्वारा लिखा गया है। और एक पुस्तक है जिसका कि नाम है डिवाइन कॉमेडी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है, तो दांते के द्वारा लिखा गया है, कौन सा, डिवाइन कॉमेडी। नंबर 20 है, भारत के मानक समय का याम्योत्तर जो है ये नहीं गुजरता है, कहाँ से नहीं गुजरता है ये बताना है, नंबर 20 का। देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, बट महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरता है, ध्यान रखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों से ना भारत का मानक समय, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि 82.5 जो डिग्री है, इसके बारे में आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, और अगर भारत का मानक समय पूछेगा जो 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर है, ये ना यहाँ पे जो इलाहाबाद का जो नैनी है यहाँ से गुजरता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बताइए, डी हो जाएगा राइट आंसर। लेह में सबसे कम होता है। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नगर से आप जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर को ही आप प्राचीन वैशाली के नाम से जानते हैं। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था, नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, मजहरुल हक के द्वारा पटना में जो सदाकत आश्रम है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नंबर 24 आइए देखते हैं। बिहार में विद्युत ऊर्जा जो है ना, इसका मुख्य स्रोत बताना है क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताप विद्युत। ध्यान रखेंगे अगर बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछे तो ताप विद्युत है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में भी आपको जानना हो तो ताप विद्युत ही है, यानी कि समझिएगा देश का जो कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का जो हिस्सा है ना, वो लगभग 67% के आसपास है, तो सबसे ज़्यादा ताप विद्युत का ही रहा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, मतलब कब अलग हुआ था, ये आपको बताना है, नंबर
5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 1912 में जॉर्ज परचम जो थे ना, इन्हीं के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसमें क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को मतलब रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल से ना अलग करके बिहार राज्य का कहिए कि गठन करने की घोषणा की गई थी और ये जो औपचारिक रूप से कहिए कि 22 मार्च 1912 को ही किया गया था। नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण में क्या होता है, मृदा को नुकसान पहुंचने से बचाया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, नंबर 27 का ऑप्शन नंबर है, जिसमें चूना पत्थर होता है। ध्यान रखेंगे, टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास पूछे तो चूना पत्थर वाले एरिया में होता है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 28 का यहाँ पे ना सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये शैले स्तरों में निक्षेपित होता है। 28 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 29 है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। 29 का ऑप्शन नंबर ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन होता है। ठीक है, देखिए भारत की जलवायु के बारे में पूछे तो भारत की जलवायु मानसूनी है जो कि सागर और स्थल क्षेत्र के ना तापांतर के ही कारण कहिए कि बनता है। इसका निर्माण पूछे तो हिंद महासागर से ही होता है। भारत की जलवायु अगर पूछे किस तरीके की है तो आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय है। ध्यान रखिएगा, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। और एक बात समझिए, भारत में मौसम संबंधी जो सेवा वगैरह स्टार्ट किया गया था ना, वर्ष 1875 से ये चालू किया गया है। हर एक पॉइंट को फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। बताइए कि भारत की मुख्य भूमि का जो तट रेखा है वो कितना है, नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ना बी। टोटल तट रेखा पूछे तो 6100 किलोमीटर है और अगर पूछे कि द्वीप सहित बता दीजिए टोटल कितना है तो आपको आराम से बताना है कि 7516.6 किलोमीटर। अगर द्वीप सहित अगर भारत का पूछता है तट रेखा तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की अगर पूछे कि स्थल सीमा से सटने वाले देश कौन से हैं तो 4 है, जिसमें कि चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ये चारों हैं। नंबर 31, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इन सब में से क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, गेहूं नगदी फसल में शामिल नहीं होता है। भारत के बारे में समझिएगा कि भारत चाय में दूसरे नंबर पे है उत्पादक करने में और चीन है पहले स्थान पर। भारत में चावल अगर पूछे सबसे ज़्यादा तो पश्चिम बंगाल में, दाल पूछेगा तो मध्य प्रदेश, चाय असम में, गेहूं उत्तर प्रदेश में ही होता है। ध्यान रखिएगा। नंबर 31। नंबर 32 देखिए, फिनलैंड की संसद कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिनलैंड की संसद को भी ना आप संसद ही कहते हैं। ध्यान रखेंगे, नंबर 62 का, 62 नहीं मतलब 32 नंबर था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, 33 ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा राइट आंसर, बी हो जाएगा, सिंदरी में लगा था। ठीक है, भारत का जो प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद कारखाना था ना, ये 1961 में, माफ़ कीजिएगा 1951 में, 1951 ईस्वी में ना सिंदरी में ही स्थापित किया गया था। और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है। नंबर 34 है, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, उसका रीजन बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी, विकिरण की वजह से। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी विकिरण की ही वजह से होता है। नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन युग्म का सही यहाँ पे मिलान जो मतलब सही है ये बताना है, तो 35 का देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना सही मिलान ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ना गरज के साथ वर्षा मध्याह्न जो है ये आपका मध्याह्न में होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र में ना प्रत्येक दिन कहिए कि मध्याह्न के बाद ना गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 देखिए, बताइए कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब, तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा के द्वारा ये अपनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक अगर पूछेगा आपसे ना तो 9 दिसंबर वर्ष 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ही किया गया था।
बताइए कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया हुआ है कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में ये दिया हुआ है, जिसमें कि आप समझिएगा ना कि 12 से 35 तक में क्या है, टोटल 6 भाग में बांटा गया है। किसमें किसमें, जैसे समता का अधिकार पूछेगा तो अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ना ये आपका 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर आपसे पूछेगा तो 25 से 28, फिर आपका 29 से लेकर 30 में जो है ना शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के बारे में दिया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद ये आपका 32 है, 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकते हैं, 38 का ऑप्शन नंबर सी अपने निर्णय की समालोचना कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 13 ध्यान देंगे, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद जो आपका 137 है, मतलब 13 के साथ 13 ही लगाइए, ऊपर से 7 आपको बच डालना था, यानी 137। इन दोनों में ना, इन दोनों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को ना न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार है, जिसके तहत वो संविधान के मूल भावना से जो मतलब कहिए कि गलत तरीका का कानून होता है उसको रद्द करने का वो मतलब परमिशन, वो उनके पास हक अधिकार मिला हुआ है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 40 सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे डी हो जाएगा, सिंधु सभ्यता ना आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। क्यों पड़ता है थोड़ा सा समझिएगा, इतिहास का ना वह टाइम पीरियड जिसका कि लिखा हुआ, समझिएगा लिखा हुआ पीरियड आपके मतलब लिखा हुआ आपके पास साक्ष्य मिला हो, प्रूफ मिला हो, मगर वो पढ़ नहीं सकते हैं आप, इसीलिए उसे ऐतिहासिक के साथ आद्य मतलब आधा लगा दिया गया, आधा ऐतिहासिक कह सकते हैं। समझ पाए, ऐतिहासिक काल मतलब पहले के बारे में, आद्य मतलब आधा ऐतिहासिक मतलब लिखा हुआ मिला लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, इसे आप क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखिए जिस काल का अध्ययन के लिए कोई स्रोत नहीं हो, स्रोत है ही नहीं, उसे आप प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसके बारे में कोई प्रूफ ही नहीं है, लिखा हुआ कुछ नहीं मिला हो। ठीक है, और जिस काल के अध्ययन के लिए लिखित स्रोत हो और उसे मतलब कहिए कि प्रूफ किया जा सके, उसे आप ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्ट्री आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है उसे आप ऐतिहासिक काल कहते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, 41 ऑप्शन नंबर सी गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखेंगे। विश्वामित्र के द्वारा ये गायत्री मंत्र को लिखा गया था। ठीक है, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के ऋग्वेद के जो तीसरा वाला जो मंडल है ना उसी में दिया गया है, जिसमें कि जो कि देवी ये सविता को समर्पित है, और ऋग्वेद में टोटल ना 10 मंडल है, ध्यान रखेंगे। दूसरा से लेके यहाँ ध्यान रखेंगे सेकेंड से लेकर जो 7वें नंबर का आपका मंडल है ना, दूसरे से 7वें मंडल को सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना माना गया है। ठीक है, 7वां मंडल वरुण को समर्पित है, 9वां मंडल पूछे सोम देवता को समर्पित है, पूछा ही जाता है। और 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त हैं उसमें 4 वर्ण, लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की चर्चा सबसे पहली बार दी गई है, किसमें, तो 10वें मंडल में ही। बताइए कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, 42 का ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखेंगे गुप्त काल में हिंदू धर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा फैल गया था। ठीक है, बताइए कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, सल्तनत काल के सिक्के जिसमें कि टंका, शशगनी और जीतल किन किन धातुओं के ये बने थे, टंका किसका बना था, शशगनी किसका और जीतल किसका बना होता था। तो देखिए टंका जो है चांदी का, शशगनी भी चांदी का और जीतल होता था टंका का मतलब ये तांबा का बना हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। पानीपत के युद्ध के बारे में बताइए, नंबर 45 पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य रीजन था वो क्या रहा था, वो क्यों जीता था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, तुगलामा जो पद्धति थी इसी की वजह से। 1526 ईस्वी में, देखिए 1526 ईस्वी में ना पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, बाबर ने तुगलामा युद्ध नीति के ही वजह से कहिए कि इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। पूछे किसे, तो इब्राहिम को हराया था, किसने, तो बाबर ने हराया था। ठीक है, अब देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, अगर आपसे डेट पूछ लेता है ना तो आप डेट 21 अप्रैल
बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार ये सब बताया जा चुका है। 21 अप्रैल 1526 को ये हुआ था। और दूसरा एक लड़ाई हुआ था खानवा का। खानवा का जो युद्ध था ना, ये बाबर और मेवाड़ के शासक जो राणा सांगा थे, इन दोनों के बीच में हुआ था। यह आपका 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, नंबर 45 आपने देखा। आइए 46 देखते हैं। भारतीय रेल ने किस नाम के एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? 46 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कवच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम के किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, आदि शंकराचार्य का। बताइए कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनोज सोनी। नाम ध्यान रखेंगे, यूपीएससी पूछा है ना, तो एक मनोज सोनी नाम आप ध्यान रख लेंगे। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा की गई है? 49 का ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा के जन्म को ना अब क्या होगा कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नंबर 50, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया? 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका को। देखिए एक बात समझिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है। अगर पूछे कि अफ्रीका महादेश का मतलब पहला देश बताना है, देखिए नाइजीरिया जो है ना पोलियो मुक्त देश होने के साथ अफ्रीका महादेश का ये पोलियो मुक्त मतलब देश बनने का क्रेडिट अपने नाम लिया है। ठीक है, और आपको एक बात समझिए कि जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से सवाल है तो एक चीज़ जान लीजिए कि अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस, अगर आपको जवाब पता हो तो आप सोच कर रखिए और बताइए क्या होगा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब होता है बताइए। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, आपको टाइम दिया जा रहा है सोचने के लिए। अगर जवाब पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सुनिएगा, 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। बताइए केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? 51 का ऑप्शन नंबर ए, शुष्क वर्तिकाग्र का। ठीक है, नंबर 52 है, मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? 52 का ऑप्शन नंबर ना डी, लैक्टिक अम्ल। देखिए मनुष्य का जो पेशी क्रिया जैसे कि मतलब पेशीय क्रिया होता है, जैसे दौड़ना चलना एक्सरसाइज करना, इसके बाद जो थकान महसूस होता है उसका रीजन लैक्टिक अम्ल ही होता है। नंबर 53 है, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां जी का दिया हुआ 9.8 मीटर सेकेंड -2 दिया हुआ है, उसका द्रव्यमान कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि भार इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। भार इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भार है आपका कितना दिया हुआ है 9.8, तो आप ऐसे 9.8 न्यूटन इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ mg होता है, m तो दिया हुआ नहीं है और g यहाँ पे कितना दिया हुआ है, g दिया हुआ 9.8, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना तो n को यहाँ पे रखेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 9.8 बाय 9.8 होगा, ये आपका कटेगा तो आपका 1 आ जाएगा, 1 kg आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही। बताइए एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयशित होगा, ये कितना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 54 का बी, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्या होता है ना, न्यूटन के जो तीसरे गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा 54 का राइट आंसर। बताइए जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का जो पृष्ठ तनाव है ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, काफ़ी कम हो जाता है। ध्यान देंगे जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पता होना चाहिए पृष्ठ तनाव का अगर मात्रक पूछेगा ना तो न्यूटन, अगर आपसे पूछता है कि पृष्ठ तनाव का, देखिए तो आपको बताना है कि न्यूटन पर मीटर हो जाएगा आपका यहाँ पे, न्यूटन बाय मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 56 है, किसी वस्तु को, फ्रेंड्स अगर कहीं पे टाइम चाहिए होगा तो वीडियो को आराम से आप रोक लिया करिएगा, ठीक है। देखिए किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है तो प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा, मतलब वो कैसा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए आभासी और आवर्धित बनता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 57 है, बताना है कि मैग्नीशियम
का संघटक है उसमें क्या क्या होता है आपको ये बताना है। तो मैग्नीशियम में ना देखिए, मैग्नीशियम का यूज़ आप समझ लीजिए हवाई जहाज और बर्तन के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर ना ए हो जाएगा। 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है, मिश्रण नहीं है, ये आपको बताना है। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी, पारा यानी कि मरकरी जो है मिश्रण नहीं है, बाद बाकी वायु, दूध और सीमेंट ये मिश्रण होता है। यहाँ पे आपको नीचे दिए गए चित्र पर ध्यान देना है, इसको आप देखिए समझिए, फिर आपको बताना है कि दिए गए समसूत्री विभाजन जिसे आप माइटोसिस कहते हैं को, ये मतलब किस अवस्था को ये दर्शाता है। देख के आपको क्या यहाँ पे समझ आ रहा है बताइए। तो देखिए 59 का ना ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना एनाफेज हो जाएगा राइट आंसर। चित्र जो समसूत्री विभाजन है ना ये एनाफेज अवस्था को दर्शाता है। नंबर 60 है, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान होते हैं। फ्रेंड्स देखिए सरीसृप का मतलब क्या होता है, तो वैसा मतलब कहिए कि जो पक्षी या फिर जीव होता है ना जो रेंगता है, रेंगने वाले तरीके को कहते हैं आप सरीसृप कहते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। 60 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आर्क्योप्टेरिक्स को आप क्या कहते हैं, वह पक्षी है जो सरीसृप के ही समान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताना है कि अल्फा बीटा और यहाँ पे गामा में जो भेदन क्षमता है ना ये अवरोही क्रम में बताइए किसका हो जाएगा, कैसे होता है। अवरोही क्रम में क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे गामा बीटा अल्फा का जो भेदन क्षमता है ये अवरोही क्रम में आपका दिया हुआ है यहाँ पे। नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। तो देखिए यहाँ पे ना रेखीय वेग के लिए कोणीय वेग इंटू त्रिज्या सही है, ठीक है। गतिज ऊर्जा के लिए 1/2 mv² सही है। ऑप्शन नंबर सी है ना, संवेग के लिए आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। संवेग के लिए क्या होता है ना, द्रव्यमान इंटू चाल हो जाएगा, वेलोसिटी होता है, त्वरण नहीं होगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे वी कहिए आप या फिर चाल लिखेंगे तो आपका ये सही फॉर्मूला है। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बाय समय, ये आपका सही दिया हुआ है। डीएनए उपस्थित रहता है कहाँ पर, नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी में, क्रोमेटिन में होता है। ध्यान रखेंगे डीएनए क्रोमेटिन में रहता है। और डीएनए का जो अधिकांश मात्रा है ना पूछे कहाँ पर, तो आराम से आपको बता देना है कि केंद्रक में होता है, ठीक है, केंद्रक में होता है। बताइए कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं। 64 का ऑप्शन नंबर डी, जैविक और अजैविक हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नंबर 65 है, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ना ए हो जाएगा, अनुकुंचन होगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो 64 अभी आपने देखा इसके बारे में एक बात समझिएगा। जैसे जैविक और अजैविक के बारे में हो सकता है शायद आपको ना पता हो, तो जिनको पता हो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है सुनिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र जिसे आप इकोसिस्टम कहते हैं ना, इसका टोटल दो घटक होता है, ठीक है। एक होगा आपका जैविक, दूसरा होता है आपका अजैविक। जैविक में ना जैविक कारक मतलब कहिए कि वो जो जैविक जो है ना वो जीवधारी जो होते हैं ना उनको प्रभावित करता है, यानी कि। और जो अजैविक है ना इसके अंतर्गत उस तरह का मतलब कंडीशन का ये कारक आता है जो निर्जीव होता है। जैसे में आप जैसे प्रकाश है, ताप है, आर्द्रता है, वायु है, ये सारे निर्जीव है ना, इसे आप अजैविक के रूप में जानते हैं, ठीक है। और जैविक में कहिए कि मतलब जो मतलब जीवन वाला पॉसिबल होता है उसे आप जैविक कहते हैं। अजैविक मतलब जो एग्जाम्पल आपने देखा जैसे में कि प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु, मृदा, ये सारे आते हैं अजैविक में है। नंबर 65 देखा। नंबर 66 बताइए कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों बताइए क्यों होता है। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ध्यान देंगे इस रोग के ना मतलब कहिए कि मुख्य रूप से कहिए कि पुरुष ही प्रभावित होता है, क्योंकि ना पुरुष में केवल एक्स क्रोमोसोम ही होता है। महिला में यह रोग तब होगा जब इसके जो दोनों गुणसूत्र होते हैं ना, क्रोमोसोम जो होगा ना ये एक्स जो है वो जब प्रभावित होगा तभी ऐसा महिला में होता है, नहीं तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से पीड़ित होता है क्योंकि उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जो, ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है मगर क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाती है। 67 ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 बताइए कि भारी पानी के बारे में बताना है। भारी पानी वह पानी है, कौन सा पानी है, तो ऑप्शन नंबर ना सी हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ध्यान रखेंगे कि आप देखिए ये जो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होता है जिसे आप D2O कहते हैं ना,
ध्यान रखेंगे T2O, इसी को आप भारी जल भी कहते हैं, ठीक है। भारी जल का निर्माण अगर पूछे सबसे पहले किसने किया था, तो यूरे के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। यूरे के द्वारा भारी जल का निर्माण सबसे पहले किया गया था। और परमाणु, ये जो इसका परमाणु अगर पूछेगा द्रव्यमान भारी जल का कितना होता है, तो 20 होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 69। 20 वर्ष की आयु पर बताना है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 20 वर्ष में, तो ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा, 206 होता है। देखिए 20 वर्ष की अवस्था में 206, जन्म के समय मानव कंकाल में नॉर्मली अगर हड्डी की संख्या पूछेगा तो आपको बता देना ऑप्शन नंबर सी 300 होता है, ठीक है। बताइए कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, L=NH/2R होता है। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए फॉर्मूला है आपका। नंबर 71। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली खर्च कितना होगा। देखिए बहुत ही ईजी है, कितना पूछा है, 100 वाट का बल्ब है, 100 मल्टीप्लाई 10 इंटू आपको कर देना है 1000, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इकाई आता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, 1 यूनिट आपका आ जाएगा। और 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है, आप जानते हैं। और जब इसे आप मतलब सॉल्व करेंगे, 1 किलोवाट इक्वल टू ना आपको 3 × 6 × 10⁻6 जूल ऊर्जा हो जाएगा आपका ये 1 किलोवाट बराबर, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आया, ऑप्शन नंबर तो बी ही राइट आंसर आ गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1 किलोवाट यानी कि 1 यूनिट आता है। और अगर पूछे 1 किलोवाट बराबर तो 3.6, जो अभी आपको बताया गया था, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी के बारे में बताना है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप CO2 कहते हैं, ये प्रकाश और ताप श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, जबकि नाइट्रोजन जो आपका डाइऑक्साइड है जिसे आप N2O कहते हैं ना, NO2 कहते हैं, NO2 ये श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा नहीं करने वाला तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका राइट आंसर। नंबर 74। बताइए कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार करना है आपको, क्या होगा राइट आंसर 74 का, ऑप्शन नंबर, इसके आप मतलब सॉल्व करेंगे तो ये क्या जो बन के आ रहा है फॉर्मूला, ये किस चीज़ का होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का, ठीक है। नंबर 75। एस्ट्रोजन के बारे में बताना है, एस्ट्रोजन जो है आपका ये स्रावित होता है, तो 75 का ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा, अंडाशय के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। और जो आपका एस्ट्रोजन के बाद अगर आपसे पूछता है ना कि प्रोजेस्टेरोन के बारे में, ठीक है, तो यह भी अंडाशय के ही द्वारा होता है, यह भी ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन अगर पूछे तो अंडाशय के द्वारा ये स्रावित होता है। अगर पूछे कि नर है या मादा तो आपको बता देना है कि ये मादा है, ठीक है। फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन देखा, आशा करता हूँ अभी का क्लास आपको देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस क्लास से हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए BSSC के लिए चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अगर आपको इस क्लास में किसी और भी तरह का सुधार चाहिए होगा, एक होता है ना, जैसे देखिए हर इंसान को अपने आप में लगता है कि वो मतलब जो भी चीज़ कर रहा है वो सही कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का ही हेल्प चाहिए, वो भी आप ही लोगों के लिए। अगर आपको इस क्लास में किसी भी तरह का सुधार चाहिए, मतलब कुछ कमी हो या फिर कुछ ज़्यादा हो, तो आप इसके बारे में आराम से कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपका वेलकम है। लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए जो आप लोगों ने रिप्लाई किया उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और फिर ये जो अभी क्लास आपके लिए बनाया जा रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है क्लास बनाने में। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको आप ही के लिए किसी और भी तरह का सुधार चाहिए, कोई क्लास चाहिए, कुछ भी, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके हर एक कमेंट को देखा जाता है, ध्यान से पढ़ा जाता है, जो भी उसके लिए पॉसिबल हो वो आपके लिए किया जाएगा। BSSC के लिए ये ध्यान रखिएगा, ABC एकेडमी आपके लिए काफ़ी बेस्ट चैनल रहने वाला है। जब तक आपका BSSC का एग्ज़ाम ना हो जाए, काफ़ी सारा प्रैक्टिस शीट आपके लिए अवेलेबल होगा, होता रहेगा, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। तो मैथ्स का भी सवाल आपके लिए आएगा, उसके लिए आपको बताया गया है, वेट करना है। अभी आपने प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का टेस्ट नंबर अभी आपने
11 देखा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। किरण का और क्राउन पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस शीट चल ही रहा है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और आपको अगर क्लास का PDF चाहिए होगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप आपको नंबर दिया जा चुका है, एक बार फिर आप नंबर देख लीजिए। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप बताएंगे। 9576843550 आपके लिए सॉल्यूशन जो भी होगा पॉसिबल वो किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। बने रहिएगा विषय एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।